चलो, चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर की वजह से ये सबसे पहला चैप्टर है आप लोगों का, और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका ये फिजिक्स खत्म होते होते तक ये चैप्टर आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपके बोर्ड पे जस्ट मैंने पहला स्लाइड ही आपको दिखाया है कि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चैप्टर 1 मेरा है यूनिट एंड डायमेंशन। तो क्या होता है यूनिट एंड डायमेंशन? भाई ये वर्ड जो है यूनिट और ये दूसरा वर्ड जो है ये डायमेंशन, तो क्या है कि हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स में बहुत सारी हम लोगों ने पहले से ही बातें सुन रखी है, जैसे कि मास, वेलोसिटी, फोर्स, अरे सुन रखी है ना। तो कुछ उनको इंग्लिश के लैंग्वेज में मास बोलते हैं, हिंदी की लैंग्वेज में उसको हम लोग बोलेंगे मास का हिंदी क्या होता है? किलोग्राम। सॉरी, किलोग्राम नहीं होता है, मास मतलब भार, वजन। लेकिन फिजिक्स की भाषा में हम इनको कुछ नाम देना चाहिए ना, कुछ तो इनका सिग्निफिकेंस रखना पड़ेगा ना। तो उसी तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं सबसे पहले, और उनका हम लोग नाम देते हैं फिजिक्स की भाषा में, नॉट इंग्लिश, चाइनीज, हिंदी, भोजपुरी, फिजिक्स की भाषा। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं भाई, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी फिजिक्स ये द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, मतलब हम उस क्वांटिटी को इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं और वो फिजिक्स की लॉ को डिस्क्राइब भी करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, तो सर इस चैप्टर का नाम यूनिट एंड डायमेंशन है, तो स्टार्ट तो किया फिजिकल क्वांटिटी से। तो फिजिकल क्वांटिटीज होती है 3 तरह की। पहला जो है हमारा होता है फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, दूसरा जो होगा वो होगा डेराइव्ड, अभी बस नाम है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और तीसरा जो है हमारा सप्लीमेंट्री। 3 तरह के ही क्वांटिटीज होती है पूरी फिजिक्स में अभी तक। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को सबसे पहले पढ़ते हैं, इस पे विचार गहन करते हैं। तो देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारे हैं ना। नाम आप लोगों ने 9th और 10th के फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मास क्या है? अरे फिजिकल क्वांटिटीज है। वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। अच्छा, फोर्स, फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, आप लोगों ने नहीं सुना होगा लेकिन है बहुत सारे। तो सबको हम लोग फंडामेंटल तो बना नहीं सकते। फंडामेंटल कहने का मतलब एक स्तंभ, एक स्तंभ तो बनाना पड़ेगा ना, स्तंभ, बेस क्वांटिटीज।
बेस क्वांटिटीज मानना पड़ेगा ना, कुछ ना कहीं से तो कहीं से ना बेस तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, कि हाँ भाई ये क्वांटिटीज को बेस मान के बाकी सारे क्वांटिटीज को हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि घर में बड़े जो होते हैं वो बेस होते हैं ना, किसी मकान का पिलर जो है उसका बेस होता है, बाकी आप उसके बाद तो कुछ भी करते रहो। तो बेस सबसे पहले डिसाइड, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, और फिजिक्स का पहला चैप्टर का पहला चीज ही है नामाकरण। नामाकरण, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर आर सो मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज, यू ऑल नो अबाउट दिस। अगर नहीं जानते हो तो मैं बताया हूं। क्या? मास, टाइम, वेलोसिटी और ईटीसी। ठीक है भाई, लेकिन अब सबको नहीं ले सकता हूँ, ये बता चुका हूँ, ये लाइन बता चुका हूँ, सबको नहीं ले सकता हूँ। एक बार रीडिंग भी मार देना तुम लोग। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, कि क्या सोचा मैं देखता हूं। देखो, चलो, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि भाई हम लोग सबको तो नहीं ले सकते हैं। क्लियर करता हूं मैं, 1 मिनट रुक जाना। क्लियर, चलो, सबको तो नहीं ले सकते हैं भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज। कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किया उन्होंने फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज होने के लिए। कुछ स्टैंडर्ड सेट किया है। वो क्या स्टैंडर्ड सेट किए? तो सबसे पहला कंडीशन जो साइंटिस्ट लोगों ने, या जो भी खोज करता रहे होंगे, उन्होंने बोला कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम वन अनदर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, मास, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, वर्क डन, ये सारी की सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है। तो अगर मैं मास की बात कर रहा हूं तो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की बात नहीं होनी चाहिए, और किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे वो डिपेंड भी नहीं होना चाहिए। और मास की बात कर रहा हूं तो मास से मैं वेलोसिटी नहीं निकाल सकता हूं, वेलोसिटी से मास नहीं निकाल सकता हूं। मतलब कहने का मतलब, ऐसा क्वांटिटीज लो जो इंडिविजुअली अपने आप में वो एक इंपॉर्टेंस रखता हो, उसका किसी से लेना देना नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वांटिटीज, all other quantities may be expressed in terms of fundamental quantities। अगर मैंने किसी एक फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज ले लिया, अगर मैं किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटीज को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज ले लिया, तो बाकी जिसको नहीं लिया उसको मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। ये दो कंडीशंस रखे गए हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाते हैं। अच्छा, तो आगे देखो, इंटरनेशनल बॉडी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, ये एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने डिसाइड किया कि कौन कौन सी क्वांटिटीज को फंडामेंटल रखा जाए और कौन कौन सी क्वांटिटीज को फंडामेंटल नहीं रखा जाए। तो सबसे पहला है, 7 ही क्वांटिटीज लिए गए हैं इस पूरे फिजिक्स में। पहला है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, चौथा है करंट, टेम्परेचर पांचवा, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड सेवेंथ नंबर पे आता है लुमिनस इंटेंसिटी।
होप आप लोगों को यहां तक सब क्लियर हो। अच्छा, नोट, मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट एंड बेस क्वांटिटीज। मैंने बोला था ना बेस, बेस की बात कर रहा था। आखिर लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी, इन सातों क्वांटिटीज को, पहले तो फिजिकल क्वांटिटीज है ये, इन सात क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज और एब्सोल्यूट क्वांटिटीज माना गया। ठीक है। अच्छा, ये दो बातें याद रखना कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर and cannot be obtained from one another. All other quantities may be expressed in terms of fundamental quantities. ठीक है, अब चलो आगे। क्लियर? चलो, नहीं, एक और पीछे जाना है ना। अच्छा, फंडामेंटल तो हो चुका है, अब डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करते हैं। हम लोगों ने क्या यहाँ पे देखा था ना, पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब डिराइव्ड पढ़ेंगे, फिर सप्लीमेंट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो आओ हम लोग पढ़ते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज किसे बोला गया? आगे डिराइव्ड क्वांटिटीज भी तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ही होंगे ना। तो डेफिनेशंस पहले देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज combination of base quantities are called as derived quantities. अच्छा, अब साथ हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज तो तय कर लिया, लेंथ, मास, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ, जो भी है आप लोगों को दिखा चुका हूं मैं, फिर से दिखा देता हूं। यह है सातों है, देख लीजिए एक बार। चलिए, physical quantities which can be expressed as combination of base quantities are called as derived quantities. Example, velocity. सर वेलोसिटी को डिराइव्ड, अब यहां से ना, यहां से अपना जो लेक्चर है वो रफ्तार पकड़ रहा है। रफ्तार पकड़ रहा है। फंडामेंटल से अगर वेलोसिटी निकाला जा सके, फंडामेंटल से अगर एक्सेलरेशन निकाला जा सके, फंडामेंटल से फोर्स निकाला जा सके, तो इन सब को बोलेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स को कि ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है। और नाम से ही लगता है किसी से डिराइव्ड किया हुआ क्वांटिटीज होगा, जो उसे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। अच्छा, इसका प्रूफ या फिर फील करना है तो आओ फील करते हैं। S इक्वल टू वी टी, ये हम लोगों को पता है, तो वेलोसिटी इक्वल टू एस बाई टी। अच्छा, एस बाई टी, एस बाई टी, एस क्या होता है? यहाँ पे जो एस है वो क्या है? ये डिस्टेंस होगा, और ये हमारा क्या है? टाइम। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और जिस पे डिपेंड कर रहा है, क्या वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है? तो डिस्टेंस, आखिर लेंथ ही तो है डिस्टेंस। तो हाँ सर, डिस्टेंस जो है ना फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। टाइम, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अच्छा, तो वेलोसिटी इक्वल टू एस बाई टी, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, एक डिस्टेंस पे, दूसरा टाइम पे। तो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन एस एंड टी, विच आर डिस्टेंस और लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली।
तो वेलोसिटी क्या फंडामेंटल क्वांटिटी से निकाला गया एक क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी को बोला गया डिराइव्ड क्वांटिटीज। उसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन देखोगे तो v इक्वल टू at, ये फॉर्मूला होता। अगर स्पेशल होता तो v इक्वल टू u प्लस at पढ़ा होगा आप लोगों ने। जब u 0 मान लिया, चलो u 0 मान लेते हैं, तो a इक्वल टू v बाई टी। अच्छा, वेलोसिटी होती है मेरी s बाई टी, तो v की जगह s बाई टी रखूंगा, तो ये s बाई टी, पहले से t है तो t, तो s बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आया वो आया s अपॉन टी स्क्वायर। अब देखो, एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटीज है, क्या वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है? तो हाँ सर, बिल्कुल कर रहा है। वो s जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है और टाइम, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो डेफिनेशंस देखो ना, फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज या एब्सोल्यूट क्वांटिटीज के टर्म्स में अगर उसको लिखा जाए या एक्सप्रेस किया जाए तो उसे हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो क्या मेरा एक्सेलरेशन लेंथ और टाइम के फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशंस में लिखा गया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ये डिराइव्ड क्वांटिटीज नहीं हुआ? बिल्कुल सर, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हुआ। यही तो लिखा है मैंने, एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन s एंड t, दैट्स व्हाई वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, उसी तरीके से फोर्स, एक और एग्जांपल देख लो, मास होता है और एक्सेलरेशन होता है। अब मास फंडामेंटल क्वांटिटीज है और एक्सेलरेशन को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखना हो तो s अपॉन टी स्क्वायर, तो ये भी तो फंडामेंटल और ये भी फंडामेंटल, तो फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से ये जो मसाला बना, क्या फोर्स डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज? तो फोर्स कैसी क्वांटिटीज हुई? फोर्स हो गई डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा पहले? फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। चलो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ते हैं, आ जाओ। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अच्छा, साइंटिस्ट को ना कुछ ऐसे क्वांटिटीज भी साइंटिस्ट को ना ऐसे क्वांटिटीज भी मिले, फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा दो क्वांटिटीज मिले जिनको उन्होंने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का नाम दिया। ठीक है, 7 तो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है और दो अलग से, 7 जो है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज प्लस 2 अलग से सप्लीमेंट्री। पहला जो है प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, सॉलिड एंगल को ये ओम से। अब प्लेन एंगल सर क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है, बस। तो बस इतना याद रखो कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी एंड थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इन 7 क्वांटिटीज के अलावा दो क्वांटिटीज जो डिफाइन किए गए हैं जिनका नाम प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। चलो, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी भाई,
डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई, अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हो गई, बस इसको हम थोड़ा सी देर के बाद पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड आते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? अब मैग्नीट्यूड क्यों पढ़ना पड़ रहा है? तो मैग्नीट्यूड होगा ना, अब जैसे सुनो, आ जाओ एग्जाम्पल। कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लेता हूं मैं, फोर्स। तो अगर मैं इसके आगे लिखता हूं 5 फोर्स, और एक फिजिकल क्वांटिटी और ले लेता हूं वेलोसिटी, और इसके आगे भी लिखता हूं मैं 5 वेलोसिटी, तो ये 5 जो है वो क्या दर्शाता है फोर्स के रिस्पेक्ट में? फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड 5। अगर वेलोसिटी को जब स्टडी करूंगा और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर 5 दिया हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। लेकिन एक समस्या है सर। क्या समस्या है? अगर फोर्स को 5 लिखा और वेलोसिटी के आगे 5 लिखा, अगर मैं इसको उल्टा करके पूछूं कि 5, भाई 5 क्या है, फोर्स है या वेलोसिटी? तो 5 लिखने पे ये समझ में तो नहीं आएगा ना कि ये वेलोसिटी है या फोर्स है। वही बात मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फोर्स को फिजिकल नाम क्या दिया जाए, यूनिट में क्या बोला जाए। तो फोर्स का यूनिट आप सबको पता होता है न्यूटन। अगर 5 न्यूटन और 5 मीटर पर सेकेंड कर दूं, तो आप लोग जान जाओगे ना कि ये फोर्स की बात कर रहा है और ये वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। यूनिट पक्का हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यूनिट देना जरूरी है। अगर यूनिट नहीं दिया तो पता कैसे चलेगा 5 बोलने पे मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ कि वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ? हाँ, चलो आगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ यूनिट्स। समझ में आ गया? चलो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, आगे देखो। न्यूमेरिकल वैल्यू is directly inversely proportional to 1 by unit। तो n1u1 समझना अभी n1u1 n2u2 is equal to constant। अब सुनो सुनो सुनो, मान लो कि मैं एक रस्सी लिया, रोप लिया, पहले क्लियर करने दो। चलो मान लो एक रोप लिया, इस रोप को एक बच्चे ने बोला सर ये रोप की लंबाई ना 1 मीटर है। अब ये अभी क्लियर हो चुका है, 1 क्या है? 1 मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है n, और ये क्या है मीटर, ये यूनिट है। तो पता चल गया ना कि 1, सिर्फ मैं 1 बोलता तो आप बता सकते थे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेंथ की बात कर रहा हूँ कि फोर्स की बात कर रहा हूँ कि वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उसका यूनिट मीटर लिखा, आप समझ गए कि मैं लेंथ की ही बात कर रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन यूनिट। अच्छा, ये समझना है कि ये क्या लिखा हुआ, अभी इससे पहले की बातें हम लोग सब समझ चुके हैं। अब ये समझना है कि ये क्या लिखा हुआ, तो उसी को समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, रोप, एक रोप लिया 1 मीटर का। एक बच्चे ने बोला कि सर ये रोप की लंबाई, मैंने उसको बोला कि जाओ इस रोप की लंबाई नाप कर आओ, मेजर कर कर आओ। तो उसने बोला कि सर ये 1 मीटर का रोप है। और दूसरे बच्चे को मैंने बोला कि जाओ तुम इसको नाप कर आओ।
तो उसने बोला सर ये तो 100 सेंटीमीटर का है। अच्छा, क्या दोनों गलत बोल रहे हैं? नहीं सर, दोनों सही बोल रहे हैं। ये रोप 1 मीटर का भी है, ये रोप 100 सेंटीमीटर का भी है। तो फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा यूनिट इसने अलग बताया, यूनिट इसने अलग बताया। एक ने मीटर में नापा, एक ने सेंटीमीटर में नापा। हाँ, तो यूनिट, यहाँ पे इंपॉर्टेंस यूनिट की पता चल रही है। वही लिखा है मैंने, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अगर इसमें देखोगे तो मेरा n की वैल्यू क्या है? 1, और यूनिट क्या है? मीटर। इसमें देखोगे तो n की वैल्यू क्या है? 100, और यूनिट की वैल्यू क्या है? सेंटीमीटर। और इसमें देखोगे तो 1000, और इसमें देखोगे तो मिलीमीटर। तो भले ही ये कौन, अब ये लाइन समझते हैं, n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब भले ही 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, लेकिन है तो रोप की लंबाई तो सेम ही होगी ना, कांस्टेंट होगी ना। कि एक बच्चे ने 1 मीटर बोला तो बड़ा हो जाएगा, और 100 सेंटीमीटर बोला तो छोटा हो जाएगा। अरे है तो भाई, लेंथ तो उतना ही होगा ना उस रोप की, या घट या बढ़ जाएगा? नहीं, तो कांस्टेंट होगी ना। तो आप अगर मीटर में नापो या सेंटीमीटर में नापो, n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू कांस्टेंट ही रहने वाला है। चलो, तो वही लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे स्टडी करो। लेंथ ऑफ मेटल रॉड बार इज अनचेंज्ड whether it is measured as 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि सर फिजिकल क्वांटिटीज, दुनिया में फिजिक्स में जो भी आता है उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। रिपीट कर लेते हैं, चलो 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 चलो। सर फिजिकल क्वांटिटीज सर 3 तरीके के होते हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल को हम लोग बेस भी बोलते हैं, या फिर एब्सोल्यूट भी बोलते हैं। डिराइव्ड जो फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज या एब्सोल्यूट क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशंस में जो भी आता है ना, उसको डिराइव्ड बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री 2 ही होते हैं, एक प्लेन एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल होता है। क्या होता है? एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। इसके बारे में मैंने बोला था कि बाद में डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा यूनिट का भी इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा। सर यूनिट 1 लिखने से पता चलता है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहा है। अरे 1 लिखने से पता चलता है कि ये कौन सी क्वांटिटीज की बात कर रहा है? नहीं, अगर इसके साथ मैं मीटर लिखूंगा तो ये लेंथ की बात करेगा, अगर इसके साथ न्यूटन लिखूंगा तो ये फोर्स की बात करेगा, अगर इसके साथ मैं मीटर पर सेकेंड लिखूंगा तो ये वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो क्या अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का फिजिक्स की दुनिया में नामकरण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे, नाउ वी विल स्टडी अबाउट यूनिट। चलो आओ यूनिट करते हैं। यूनिट, यूनिट तो हम लोग ऑलरेडी, हम लोगों ने थोड़ा दिमाग में हम लोगों ने उसके प्रति एक इमेज बन चुकी है यूनिट की, कि ये होता क्या है। चलो डेफिनेशंस पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा क्या, पूरा डिस्कस करेंगे। चलो, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज is expressed in terms of an internationally accepted certain basic reference standard called unit। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मापना है या मेजरमेंट करना है तो इंटरनेशनली, जो इंस्टीट्यूट मैंने एक बताया था ना, कुछ बताया था मैंने, मैं रिपीट करता हूँ। क्या बताया था? ये देखो, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट। देखो देखो देखो,
जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड वेट, ये इंटरनेशनल बॉडी, ये इंस्टीट्यूट है, यही ने डिसाइड किया कि लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंशियल लुमिनस इंटेंसिटी को हमको क्या बनाना है, बेस क्वांटिटीज बनाना है, और बाकी सबको डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री में छोड़ देना है। चलो तो आगे आओ, यूनिट पढ़ रहे थे, यूनिट आ जाओ आ जाओ। ये देखो, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मापोगे ना तो उसको यूनिट, फिजिक्स की दुनिया में उसको नाम देना पड़ेगा ना, फोर्स को कुछ नाम देना पड़ेगा ना, लेंथ को कुछ नाम देना पड़ेगा जैसे मीटर, तो उसको यूनिट बोला। समझना बात, ये 5 लिख देने से कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो रही है, किस क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर इसके आगे मीटर लगा दूंगा तो बोलोगे सर ये लेंथ का होगा या डिस्टेंस का होगा या जो भी होगा, बस पता तो चल गया ना। तो इस जो m लिखा ना, इसको यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, द यूनिट फॉर फंडामेंटल एंड बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है भाई, साथ ही तो है, 7 क्वांटिटीज तो है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको बोला गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोला गया, और डेराइव्ड क्वांटिटीज वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी, ये सब क्या है, ये सब डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं, इनके यूनिट को बोलूंगा मैं डेराइव्ड यूनिट। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इन दोनों बातों को समझते हैं पहले। फंडामेंटल क्या है, मास, इसका यूनिट केजी, तो ये केजी को क्या बोलूंगा मैं, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल। वहीं पे वेलोसिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, अरे फंडामेंटल है या डिराइव्ड, तो डिराइव्ड है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो इस यूनिट को बोलूंगा डिराइव्ड यूनिट। कहने का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट। A complete set of units, both fundamental and derived, is called system of units. अब fundamental quantities plus derived quantities के complete set को क्या बोलेंगे, system of unit बोलेंगे ना। सब आ गया इसमें, सब आ गया। चलो क्लियर, चलो तो होप कि आज का लेक्चर सही से गया हो और समझ में सबको आ रहा हो, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम यूनिट। अभी सिस्टम ऑफ यूनिट बताया मैंने, क्या बताया सिस्टम ऑफ यूनिट, यहाँ पे बताया था ना मैंने कि फंडामेंटल यूनिट प्लस डिराइव्ड यूनिट को के कंप्लीट सेट को, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट के कंप्लीट सेट को सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, बस। तो उसी सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। There are various systems in use over the world, CGS, FPS, MKS, जिसको SI भी बोलते हैं, ध्यान से SI भी बोलते हैं, और ETC, बहुत सारे हैं। अब सुनो, हर जगह के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, सबका अलग अलग भाषा है। तो फिजिक्स की दुनिया में भी इन लोगों ने अलग अलग भाषा नाम दे दिए फिजिक्स। कुछ लोगों ने बोला फोर्स को मैं न्यूटन से नहीं कुछ और से मैं मानूंगा, कुछ लोगों ने बोला कि मैं लेंथ को मीटर से नहीं सेंटीमीटर से नाम लूंगा, कुछ लोगों ने बोला मैं मास को ग्राम नहीं किलोग्राम में करूंगा,
कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, मास को मैं पाउंड में करूंगा। लेकिन 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 आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, ये सब क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो सीजीएस अलग अलग कुछ फेमस है ना। अब कल को मैं उठ के बोल दूं, कल को आप उठ के बोल दो सर लेंथ को मैं अपने नाम से मतलब कि जाना जाऊं, लेंथ को, मास को मैं अपने नाम से जाना जाऊं सर, मास का यूनिट जो हो ना वो मेरा नाम हो। तो कोई अगर बाजार में गया और 2 किलो सब्जी खरीदने के बजाय उसने मांगा कि 2 किलो रोहित देना, मान लो रोहित मेरा यूनिट हो गया, तो 2 किलो 2 रोहित देना, 2 रोहित दे दो भाई। तो रोहित क्या हुआ? ये यूनिट होगी। बट ये फेमस है क्या? अगर आज से भी फेमस करोगे तो बहुत साल लग जाएंगे। तो फेमस नहीं है तो लोग मानेंगे नहीं। तो कुछ फेमस सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, ये तीनों सिस्टम है, तो थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सीजीएस जिसको गॉसियन बोलते हैं, तो लेंथ का यूनिट इसमें सेंटीमीटर होता है, एमकेएस में मीटर होता है, और ब्रिटिश, जो ब्रिटिश लोग यूज करते हैं एफपीएस, उसको फुट बोलते हैं। उसी तरीके से मास को ग्राम बोला गया सीजीएस में, सीजीएस सिस्टम में। ये एमके सिस्टम और ये एफपीएस सिस्टम, अलग अलग सिस्टम। बट फेमस मुझे आप लोगों को पता चल गया कि यही है, और इसलिए इसलिए को लिखा गया एसआई। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। अब अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, बट इंग्लिश को एक चुना गया ना, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको यूज किया जाता है। उसी तरीके से एक यूनिट ऐसा होना चाहिए ना, एक सिस्टम जिससे पूरी दुनिया वाकिफ हो। अगर यहाँ से मैं यूएस से चला गया और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 4 पाउंड ब्रेड दे दो, तो वो तो समझेगा नहीं। वो तो बोलेगा भैया मैं तो यहाँ पे किलोग्राम बोलता हूँ। कहीं और जाओगे तो अलग सिस्टम, कहीं और जाओगे तो अलग सिस्टम। तो बहुत दिक्कत होगी ना एक्सप्रेस करने में, या समझने में, या समझाने में। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट एमकेएस, जिसको बोलते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट देख लो, लेंथ को सीजीएस में सेंटीमीटर, एसआई में मीटर, एफपीएस में फुट, मास को ग्राम, किलोग्राम एमकेएस में, और पाउंड एफपीएस में। टाइम जो है वो सेकेंड सेकेंड सेकेंड। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज कुछ चर्चा कर लेते हैं। फोर्स, अब देखो फोर्स को न्यूटन सब लोग जानते हैं, लेकिन सीजीएस वाला बोलेगा सर हम तो डाइन जानते हैं। तो फेमस है तो इसको भी माना गया, उसको भी माना गया, लेकिन सबसे ज्यादा किसको माना गया? न्यूटन को माना गया। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है सीजीएस में? डायन, एसआई में न्यूटन, और एफपीएस में पाउंडर। वर्क का अर्ग, एमकेएस में जूल, एफपीएस में फुट पाउंडर। ये फुट पाउंडर। उसी तरीके से पावर को अर्ग पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड एमकेएस में, और फुट पाउंडर पर सेकेंड एफपीएस में। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। अब मैंने बताया था आपको कि ये बाद में पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।